अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फायरबेस के तमाम मेथड्स। कोशिश करूँगा मैं तमाम मेथड्स को कवर करने की। तो हमने जो फायरबेस के अभी एक नई रिएक्ट की एक नई एप्लीकेशन अभी बनाई है, उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब उसे VS कोड पे स्टार्ट करने के बाद ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर को ऐसे समझने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। नोड मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर्स हैं, उसके बाद ये पब्लिक का फ़ोल्डर है, उसके बाद ये SRC का फ़ोल्डर है। उसके अंदर हमारा जो मेन काम है वो सारा काम SRC के फ़ोल्डर के अंदर होता है। अब SRC के फ़ोल्डर के अंदर फायरबेस का आपको काम करना है तो आपकी मर्ज़ी है, या तो आप फायरबेस के नाम से फ़ोल्डर बना लें, या आप कन्फिग के नाम से फ़ोल्डर बना लें, या फायरबेस कन्फिग के नाम से फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, फायरबेस, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, कन्फिग के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और इसमें एक फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल का नाम इसको स्मॉल से ही शुरू करते हैं क्योंकि ये कोई कंपोनेंट नहीं है, firebase.js। ओके, अब इसके अंदर कंपोनेंट वाला कोई काम नहीं है तो हम इसके अंदर और कुछ नहीं करते हैं। हम यहाँ पर अपने क्रोम ओपन करते हैं। क्रोम ओपन करने के बाद फायरबेस पर जाते हैं। फायरबेस पे आपको लॉगिन साइन अप जो भी करना पड़ता है वो आप अपने गूगल अकाउंट से कर सकते हैं। गो टू कंसोल एंड आफ्टर कंसोल ऐड प्रोजेक्ट एज अ टीचिंग पर्पस। तो मैं नाम रख देता हूँ इसका टीचिंग, YOUTUB। ओके, इसको ये डैश रख देते हैं, या इसको ऐसे ही रखते हैं। कंटिन्यू किया, कंटिन्यू, सेलेक्ट एन अकाउंट, डिफ़ॉल्ट अकाउंट, क्रिएट प्रोजेक्ट। आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, ओके, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब कंटिन्यू किया, ये हमें हमारे प्रोजेक्ट वाले जितना भी काम है उस पर लेके जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक वेब का सेशन आ रहा है, इस वेब पर आपने क्लिक करना है, अपने ऐप का यहाँ पर नाम बताना है। आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। इसको आप अगर होस्टिंग करना चाहते हैं तो क्लिक करें, अदरवाइज़ आप बिना क्लिक किए इसको चेक किए रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते साथ ही हमें कुछ कमांड्स बता रहा है। अब ये कह रहा है कि आप अगर Node.js या npm यूज़ कर रहे हैं तो npm के ज़रिए आपने इस तरीके से फायरबेस को इंस्टॉल करना है। और अगर आप npm यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से करना है। फ़िलहाल हम रिएक्ट के लिए देख रहे हैं तो इसको कॉपी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट पर आकर कंट्रोल और बैक टिक का जो साइन है हमारा 1 से पहले वाले जो बटन है, कंट्रोल दबाकर आप उसे प्रेस करेंगे तो ये हमारा टर्मिनल ओपन होता है और इसे मैं इंस्टॉल करने के लिए लगा देता हूँ। अब जब तक इंस्टॉल होता है तो इंस्टॉल होने के बाद वापस आते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर Node.js इंस्टॉल हो गया और मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर दिया ताकि हमें चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आए। इंस्टॉल हुआ है या नहीं, सॉरी, सक्सेसफुली हमारे प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है। npm फायरबेस वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फायरबेस 9.6.1 हमारा पैकेज.json के अंदर आ गया है। अब पैकेज.json के अंदर आ गया। अब हमें यहाँ firebase.js के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये कुछ कमांड दे रहा है इनिशियली, जैसे ही हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया ये हमें कुछ कमांड दे रहा है। इसे सेम टू सेम ऐसे कॉपी करना है, या कॉपी का बटन आ रहे हैं, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर लाकर कंट्रोल V। ठीक है, अब एनालिटिक्स वाला हमारा काम नहीं है तो हम पहले टर्मिनल को भी बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस लिखे हुए इसे हटा देता हूँ। और एनालिटिक्स वाला जो हमारा काम है उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है हमें।
और लास्ट के अंदर भी हमारा एनालिटिक्स लिखा हुआ है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। साइड बार को बंद करता हूँ, ठीक है। अभी हमारा इनिशियलाइज ऐप हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद ये इंपोर्ट हो रहा है firebase/app से, और उसके बाद ये हमारा कॉन्स्ट के अंदर firebase config के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी API की और जो भी चीज़ें firebase हमें प्रोवाइड करता है हमारे प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने के लिए, वो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू इनिशियलाइज ऐप, हमें firebase काम करने से पहले इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, और इनिशियलाइज ऐप के अंदर हम firebase की कन्फिग रख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, अब यहाँ से काम आपका हमारा स्टार्ट होता है। अब हमें अगर काम करना है ऑथेंटिकेशन का, तो हम ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करने के बाद ये हमसे कह रहा है गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया। अब गेट स्टार्टेड करने के बाद फ़िलहाल हमें ईमेल एंड पासवर्ड वाला काम करना है, तो ईमेल एंड पासवर्ड पर क्लिक किया, और ईमेल एंड पासवर्ड फर्स्ट वाला जो हमें पासवर्ड बेस साइन इन है, तो इसे सेव करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर ले आया। अब हम सीधा, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा जाना है फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन पर। डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब आपको फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ये बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इसके अंदर हमें सर्च करना है, अब हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन हमने सर्च किया, फायरबेस ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक किया। अब ये हमें सीधा कहाँ पर लेकर आया, ऑथेंटिकेशन के अंदर। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के अंदर iOS प्लस एंड्रॉयड वेब, हमें वेब का काम करना है अभी, तो वेब पर क्लिक किया। और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आने के बाद ये हमें कुछ चीज़ें कह रहा है, बिफोर यू बिगेन ऐड फायरबेस टू योर प्रोजेक्ट, जो हम कर चुके हैं, फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट पर ऐड कर चुके हैं। इफ़ यू हैड नॉट कनेक्टेड टू योर ऐप तो डू, जो हमें फायरबेस के साथ अभी यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है, ये हमने कर लिया। और इनेबल साइन ईमेल पासवर्ड जो हमने अभी इनेबल किया यहाँ से साइन इन मेथड से, वो भी कर लिया। और क्रिएट पासवर्ड बेस्ड अकाउंट, अब ये कह रहा है पासवर्ड बेस्ड अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें ये वाला मेथड इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमारे क्रिएट अ न्यू अकाउंट बाय पासिंग द यूज़र ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड टू क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, तो ये हमें वर्जन 8 प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से, और वर्जन 9 पर क्लिक करने से ये हमें वर्जन 9 प्रोवाइड करना है। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे करके या फिर यहाँ पर क्लिक कॉपी का बटन है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। उससे पहले, कॉपी करने से पहले हम यहाँ से एक काम करते हैं, ठीक है। हम एक काम यहाँ से ये कर लेते हैं कि कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू गेट ऑथ, और इसके अंदर हम ऐप प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये गेट ऑथ हमसे कह रहा है कि गेट ऑथ आपने कहीं पे इंपोर्ट नहीं किया, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि गेट ऑथ जो है ये फायरबेस ऑथ से इंपोर्ट हो रहा है, तो इसे यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। इसे यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। सिर्फ गेट ऑथ जो है वो हमारा firebase/auth से इंपोर्ट हो रहा है। ये गेट ऑथ यहाँ से इंपोर्ट हो गया, और ये ऐप हमने इसके अंदर, इस ऐप को इसके आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया। अब हम इसे एक्सपोर्ट भी करा देते हैं, एक्सपोर्ट ऑथ, ठीक है। इसे हमने एक्सपोर्ट भी करा दिया। तो फ़िलहाल हमारा ये अभी ऑथेंटिकेशन वाला काम चल रहा है। अभी हमारे फायरबेस वाली फ़ाइल थी, अब हम एक और फोल्डर बनाते हैं SRC के अंदर, उसका नाम रखते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं authentication.js, ठीक है। अब हमारे कंपोनेंट क्रिएट करने का शॉर्ट मेथड ये है RAFC। ये एक हमारे पास एक्सटेंशन डाउनलोड है। वो कौन सी एक्सटेंशन है, ये वाली एक्सटेंशन ES7 वाली, ये वाली एक्सटेंशन है। ये डाउनलोड करने के बाद ये वाले जो ऑप्शन है वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे शॉर्ट्स बता रहे हैं।
ये शॉर्टकट की, ये आप शॉर्टकट की लिखने के बाद अपने पूरे कंपोनेंट, ये जो भी चीज़ें ये शॉर्टकट की के अंदर बता रहे हैं उसे देख के कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारा RAFC जो मेथड है उसके ज़रिए हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। इसने नाम भी हमारे कंपोनेंट का रख दिया, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अभी हम इसके अंदर एक काम करते हैं, एक इनपुट क्रिएट करते हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर हमें चीज़ जो चाहिए होती है वो एक इनपुट होता है, और एक इनपुट टाइप ईमेल होता है, और इनपुट टाइप पासवर्ड। तो साइन इन के लिए हम इनपुट टाइप रख देते हैं इसकी ईमेल। सही है, और एक और इनपुट लेते हैं या इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसको एक फॉर्म के टैग के अंदर रख लेते हैं क्योंकि एज हमारा फॉर्म है। ठीक है, फॉर्मेट किया डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पर एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं और उसका टाइप रख लेते हैं सबमिट। टाइप सबमिट रखने से ये होगा कि जब आप फॉर्म पर सबमिट करने जाएंगे और अगर यहाँ पर आप रिक्वायर्ड लगा देते हैं तो ये एज अ रिक्वायर्ड होगा। जब तक आप दोनों फील्ड में कुछ लिखेंगे नहीं, जब तक ये सबमिट नहीं होगा। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ SUBMIT सबमिट। इसके अंदर लिख दिया साइन अप, और इसके प्लेस होल्डर में लिख देते हैं हम पासवर्ड, और इसके प्लेस होल्डर में लिख देते हैं ईमेल। ठीक है, हमने इसको रन नहीं किया अभी तक तो इसको रन भी कर लेते हैं। ठीक है, इसे हमने रन कर लिया। जब तक हम अपना और काम कर लेते हैं, फॉर्म के अंदर हमें ऑन सबमिट का एक फ़ंक्शन लगाना पड़ेगा ताकि जब फॉर्म सबमिट हो तब हमारा ये फंक्शन चले। हैंडल सबमिट का एक फ़ंक्शन बना लिया। फंक्शन बन तो नहीं गया है, हमने सिर्फ फंक्शन का नाम पहले कॉल करवा लिया है। अब सब फंक्शन भी बना लेते हैं, एरो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एरो फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब फॉर्म हमारा क्लिक पर रीलोड नहीं हो पेज, उसके लिए हम क्या करते हैं, e.prevent डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये हमारा e.prevent डिफ़ॉल्ट हो गया, बटन भी हो गया। अब ये जब हमारा रेंडर होता है तब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। और हमें इनपुट की वैल्यू रिएक्ट के अंदर गेट करने के लिए कुछ अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, हम आईडी वगैरह देकर यूज़ नहीं करते। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज़ रेफ के ज़रिए इनपुट की वैल्यू को गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं। ईमेल रेफ, और इसके अंदर हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं पासवर्ड रेफ। अब यहाँ पर हम जब रेफरेंस क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट, इसका नाम ये रखेंगे जो हमें यहाँ पर पास करना है, और उसके आगे लिख देंगे इक्वल टू यूज़ रेफ। ठीक है, अब इसी को कॉपी करते हैं और ये रेफरेंस में दूसरे वाले में, पहले वाले में ईमेल रेफ रख देते हैं, दूसरे में पासवर्ड रेफ ही ठीक है। अब ईमेल रेफ के ज़रिए हमें वैल्यू गेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, कंसोल करवा कर देखते हैं हमें ईमेल की वैल्यू मिल रही है या नहीं। तो हम ईमेल रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, तो हमारा जो है ये ईमेल से वैल्यू गेट हो रही होगी। ठीक है, ये अभी जो हमारा बेसिक स्क्रीन है वो चल रहा है। app.js में आते हैं हम। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ें हटाते हैं और इसके अंदर अपने कंपोनेंट को, जो हमने ऑथेंटिकेशन का कंपोनेंट बनाया उसे इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम, ठीक है,
अब जो ये हमारी चीज़ें सेंटर पर आ रही हैं, इससे जूम कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट किया, अब हमने यहाँ पे साइन अप किया तो ये कह रहा है कि ईमेल सही नहीं है, तो इसलिए हमारा कंसोल के अंदर देखें यहाँ पर कोई डाटा नहीं है। जब तक हम ईमेल सही नहीं लिखेंगे, सही से मुराद @gmail.com, उसका पूरा जो पैटर्न है वो तरीके से नहीं लिखेंगे, तो ये साइनअप का जो हमारा हैंडल सबमिट का फंक्शन है वो नहीं चलेगा। मतलब आपको अपने तरफ से कोई ऑथेंटिकेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑथेंटिकेशन ऐसे ही करके दे देगा रिक्वायर्ड के सिर्फ उससे। तो हमने ये कह देखे हमारे जो फील्ड के अंदर जितनी वैल्यूज़ थी हमें ला के दे रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर, ऑथेंटिकेशन के अंदर। ऑथेंटिकेशन का एक कंपोनेंट है, ये हमारे ये ला के दे रहा है। और पासवर्ड रेफ से भी हम पासवर्ड की वैल्यू मंगवा सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, अभी हम बेसिक वाला काम इसलिए कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ों को साथ लेकर चल सकें। ठीक है, अब ये हमें पासवर्ड भी ला के दे रहा है, ईमेल भी ला के दे रहा है। अब हमें क्या करना है, अब इस कंसोल को हटाते हैं। अब हमारा जो काम है वो ये है कि इस वाले जितनी भी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही है पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन के अंदर, जो क्रिएट पासवर्ड बेस्ड अकाउंट, ये वाला जो हेडिंग है इसके अंदर जो हमें कंटेंट प्रोवाइड है उसको ऐसे करके कॉपी करना है और ये हैंडल सबमिट वाले इसके अंदर लाकर पेस्ट कर देना है। और ये इंपोर्ट वाला जो मेथड है इसको तो जाहिर सी बात है हमें इंपोर्ट वाले सेशन में रखना है ऊपर। ठीक है, और गेट ऑथ हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है फायरबेस वाले इसमें, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन को मंगवाएंगे, गेट ऑथ को नहीं मंगवाएंगे। अब जो चेंजेस है वो हमें यहाँ पर करनी है। ऑथ और गेट ऑथ ये भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने वहाँ से प्रोवाइड कर दिया है। और ये ऑथ जो है ये अब हमें कहाँ से मिलेगा, import auth from firebase.js। firebase config के फोल्डर के अंदर firebase.js है, वहाँ से हमें ये auth मिल रहा है। ठीक है, ये auth वाला काम हो गया। अब ईमेल और पासवर्ड कहाँ से हमें प्रोवाइड करना है, ये जो हमें यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं const email इक्वल टू email ref डॉट करंट डॉट वैल्यू। अब ये इसके अंदर वैल्यू आ गई ईमेल के अंदर यूज़ रेफ के ज़रिए। और पासवर्ड के अंदर हमें क्या करना है, पासवर्ड रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू। ये ईमेल पासवर्ड भी यहाँ से पास हो गया। और ये ऑथ जो है ये मैंने बता दिया कि कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर हमने जो ऑथ लिखा है गेट ऑथ को इंपोर्ट किया, एक सिंपल वेरिएबल बनाया है उसके अंदर गेट ऑथ लिखा है। गेट ऑथ कहाँ से आ रहा है, firebase/auth से। ठीक है, पूरा पैटर्न आपके सामने है। और उसके अंदर हमने ऐप प्रोवाइड कर दिया है क्योंकि ये वाले जो हमारी की है ये हमें हर फाइल में बार बार प्रोवाइड ना करना पड़े, इसलिए हमने एक जगह प्रोवाइड किया और उसके अंदर यहाँ से पास कर दिया। अब यहाँ पर आएंगे, .then के अंदर यूज़र क्रीडेंशियल है। यूज़र क्रीडेंशियल से मुराद लॉगिन के बाद जो भी यूज़र की क्रीडेंशियल है वो उसे मिलेंगे। हम कंसोल करवाना चाहते हैं अगर यहाँ पर, तो लॉग करवा लेते हैं console.log यूज़र। ठीक है, और अगर कोई एरर आता है तो उसे भी लॉग करवा लेते हैं console.log ERRORMESSAGE। एरर मैसेज को हमने कंसोल करवा लिया। अब हम अपने इस फंक्शन को चला के देखते हैं। ये काम हमारा बहुत ही थोड़े देर का था, लेकिन मैंने इसे डीप डाइव आपको करके बताया है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, साइन अप किया हमने तो ये हमारा यूज़र क्रीडेंशियल हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, मतलब हमारा यूज़र सक्सेसफुली साइन अप हो गया। मैं यूज़र पर आता हूँ तो ये देखें amin@gmail.com। अब अगर मैं दोबारा साइन अप करता हूँ तो मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, फायरबेस एरर ऑथ ईमेल ऑलरेडी इन यूज़, क्योंकि हमने ये वाले ईमेल से पहले ही साइन अप कर लिया है। सही है, अब मैं दूसरे ईमेल से साइन अप करता हूँ तो ये हमारा फिर से साइन अप हो गया, यहाँ पर भी हमारा आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, साइन अप हो गया। अब लॉगिन के लिए क्या है, लॉगिन के लिए आपने यहाँ पर जाना है, उसके नीचे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और लिखा हुआ है साइन इन अ यूज़र विथ एन ईमेल एंड पासवर्ड। मतलब यहाँ से यूज़र साइन इन हो रहा है।
अब साइन इन जो हो रहा है उसके अंदर भी सारी ये चीज़ें, ये हमारा ऑथ जो है वहाँ पहले ही सेटअप हो चुका है, गेट ऑथ भी पहले सेटअप हो चुका है। आपने ये वाली चीज़ को कॉपी करना है और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आपका फंक्शन है इसे कॉपी करना है। हमारा ये भी कौन सा फंक्शन चल रहा है, हैंडल सबमिट के अंदर हमारा फंक्शन चल रहा है साइन अप का। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं अलग से, कॉन्स्ट हैंडल। वैसे ये सारी चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हैंडल लॉगिन के अंदर ये किया, और ईमेल पासवर्ड लेने का तरीका वही है, ईमेल पासवर्ड लेते हैं। इसको मैं काम करता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ, ये वाला फंक्शन अभी क्लोज़ किया। और हैंडल लॉगिन के अंदर ये जो दोनों हमारे वेरिएबल्स थे जिससे हमें ईमेल और पासवर्ड मिल रहे थे उसको इसके अंदर रख दिया, ठीक है। जो कमेंट किया वैसे हटा दिया, ठीक है। अब इसे फॉर्मेट कर लिया। अब यहाँ पर हमें लॉक करवा लेता हूँ मैं यूज़र को, और यहाँ पर लॉक करवा लेता हूँ मैसेज को। ये हो रहा क्या है, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ये तो आपका फायरबेस का दिया हुआ मेथड है जो आपने ऊपर से इंपोर्ट करवाना है या यूज़ कर लेना। ऑथ के अंदर आपको कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, ये वाले ऑथ से जो आपने एक्सपोर्ट किया हुआ और यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है ये वाली जगह से, और ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। और डॉट देन डॉट कैच, जैसे हमारा प्रॉमिस चलता है, डॉट देन के अंदर आपने अगर हमारा यूज़र सक्सेसफुली साइन अप होता है या लॉगिन होता है तो वो डॉट देन के अंदर उसकी क्रेडेंशियल मिलेंगी, यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र करके। और क्या डॉट कैच के अंदर हमारी एरर मिलेगा, एरर मैसेज जो भी होगा अगर हमारा यूज़र लॉगिन नहीं हो पाता। तो अब मैं हैंडल सबमिट की जगह हैंडल लॉगिन लिख देता हूँ, अब इसकी जगह साइन इन, ठीक है। अभी हमारा साइन इन का फंक्शन बन गया है। अब मैं साइन इन करता हूँ जो मैंने ईमेल से साइन अप किया था, ठीक है। ये अभी हमने ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट नहीं लगाया इसके अंदर, तो ये हमारा पेज रीलोड हो जा रहा है जिसकी वजह से हमें हमारा डाटा नहीं नज़र आ रहा। तो इसे भी लगा लेता हूँ। ये क्या कह रहा है, ई इज़ नॉट डिफाइंड, ई हमने यहाँ से गेट ही नहीं किया। तो अब हमारा सारा मसला सॉल्व हो गया। gmail.com सही है। अब ये साइन इन कर लिया। अब यहाँ पर हमारे यूज़र का डाटा हमें यहाँ पर मिल रहा है, ईमेल है यहाँ पर, ठीक है। और पासवर्ड तो नहीं मिल सकता क्योंकि यूज़र का पासवर्ड सिर्फ फायरबेस उसी तक महफूज रखता है। उसके अलावा ईमेल वेरीफाइड है या नहीं, और फ़ोन नंबर, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र क्रेडेंशियल के अंदर। और अगर मैं गलत पासवर्ड लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे एरर मिल रहा है रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। ये हमारा लॉगिन साइन अप हो गया, सिंपल सी चीज़ थी। अब हमें क्या देखना है, फायर स्टोर डेटाबेस। फायरबेस को मैं नहीं रिकमेंड करता, मैं फायर स्टोर को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि फायर स्टोर के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़्यादा मैनेजेबल है। और फायरबेस के अंदर जो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के अंदर जो आपकी चीज़ें हैं वो जो है हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि उसके अंदर एज अ रूट चल रही होती हैं चीज़ें, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, वो आपको डाटा नज़र आ रहा होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपको एज अ एरे डाटा आपका नज़र आ रहा होता है, मतलब आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होता है आपको कौन सा डाटा सेलेक्ट करना है, कौन सा डाटा आपका कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मतलब कब आपने फ़िक्स किया, वो सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं। तो अभी इसको मैं टेस्ट मोड पे रखता हूँ और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद इस डाटा बेस का जो लोकेशन है उसको यहीं रहने देता हूँ और एनेबल कर दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लोड ले रहा है। जब तक हम यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारा ऑथेंटिकेशन वाला काम हो गया, ऑथेंटिकेशन को क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे क्या है, रियल टाइम डेटाबेस, उसके नीचे क्या है, क्लाउड फायर स्टोर। इस पर क्लिक किया, इंट्रोडक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है और गेट स्टार्टेड को देखने की ज़रूरत नहीं है। हम जाते हैं डाटा डायरेक्ट ऐड एंड मैनेज डाटा पर। स्ट्रक्चर डाटा को भी देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड डाटा को देखते हैं। बाकी ये सब चीज़ें आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ऐड डाटा के अंदर क्या होगा, एक सेकंड में अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू। ओके, तो मेरा लैपटॉप जो है वो चार्जिंग ना होने की वजह से बंद हो गया था। यहाँ से सारी चीज़ें ठीक है,
ठीक है, कैमरा को थोड़ा सा सेट किया। अब हम आते हैं, हमने कहाँ तक देख लिया, लॉगिन एंड साइनअप तक। ठीक है, इसको हम एक बार रिलोड भी कर लेते हैं। और अब ये हम कहाँ पर आ चुके हैं, ऐड एंड मैनेज डाटा के अंदर, ऐड डाटा के अंदर। अब ऐड डाटा के अंदर कह रहा है ऐड डाटा टू क्लाउड फायर स्टोर। अब ये कह रहा है टू क्रिएट और ओवरराइट अ सिंगल डॉक्यूमेंट, ये जो भी है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन के अंदर आया, ये इंट्रोडक्शन है गेट स्टार्टेड के अंदर, सही। ये हमें प्रीवियस, अब ये देखें, ये जो है ये हमें कह रहा है आपको फायर स्टोर यूज़ करना है, तो फायर स्टोर यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। और फायर स्टोर का काम करने से पहले हम फायरबेस के अंदर इसका सेटअप पहले करेंगे। तो हमने गेट फायर स्टोर को यहाँ से इंपोर्ट किया, यहाँ से लिखा कॉन्स्ट डीबी का मतलब डेटाबेस इक्वल टू गेट फायर स्टोर, और उसके अंदर हमने क्या कॉल करा दिया, ऐप, ये वाला ऐप, ताकि हमें हर जहाँ जहाँ हम फायर स्टोर को यूज़ करें वहाँ हमें ये सारी चीज़ें बार बार नहीं मंगवानी पड़े, इनिशियलाइज़ नहीं करना पड़े फायरबेस को। ये सारी चीज़ें हमने गेट फायर स्टोर के अंदर ही इसे प्रोवाइड कर दिया। और इस डीबी को कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ये एक्सपोर्ट ऑथ हो रहा है, उसी के आगे कॉमा लगा के डीबी भी एक्सपोर्ट कर देंगे। अब ये हमारा फायरबेस का जितना भी मेन काम है वो यहाँ पर होगा। देखें, ये अभी तक डेटाबेस और ऑथेंटिकेशन का जो काम है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इस वाले फ़ोल्डर को बंद किया, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अभी हमने ऑथेंटिकेशन का काम किया, तो ऑथेंटिकेशन वाले फ़ोल्डर के अंदर इसको भी बंद किया। अब यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, फायर स्टोर, और उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, फाइल नहीं एज अ कंपोनेंट हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। नाम इसलिए मैं फायर स्टोर रख रहा हूँ ताकि क्लियरली हमें समझ आए, फायर स्टोर डॉट JS। वैसे ही हम इसके अंदर कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, RAFCE, हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। और ऐप डॉट JS के अंदर हम जाकर ऑथेंटिकेशन की जगह अब हम रख देंगे इंपोर्ट फायर स्टोर फ्रॉम फायर स्टोर स्लैश फायर स्टोर, और फायर स्टोर को यहाँ पर कॉल करवा दिया। ऑथेंटिकेशन को कमिट कर देते हैं, अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो ऑथेंटिकेशन को बंद भी कर देते हैं। हमने ऑथेंटिकेशन देख लिया। फायर स्टोर के अंदर हम रख देते हैं, अभी हम क्या ऐड करें, अभी हम एक H1 लेते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं ऐड टू डू। ठीक है, और उसके नीचे हम एक इनपुट लेते हैं। आप अच्छे अच्छे इनपुट बूटस्ट्रैप से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका होता है, बूटस्ट्रैप से उठा लिया और उसे एज अ बेसिक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेस होल्डर लिखते हैं, ऐड डाटा, ठीक है, और इसके अंदर भी हम वैल्यू यूज़ रेफ से ही गेट करेंगे। तो हम यहाँ से यूज़ रेफ को इंपोर्ट करवाते हैं रिएक्ट से, ठीक है, और उसे यहाँ पर कॉन्स्ट टू डू डाटा के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर हमने रख दिया यूज़ रेफ को, और टू डू डाटा को हमने इनपुट के अंदर रेफ लिखा और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट लगाकर टू डू डाटा लिख दिया। अब उसके बाद हमें वैल्यू कैसे गेट होगी, टू डू डाटा डॉट करंट डॉट वैल्यू। तो हमें इस इनपुट के अंदर जितने भी डॉम के इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब जैसे आपका हम आईडी के ज़रिए जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करते थे, आईडी भी गेट हो जाती थी, और जितनी भी चीज़ें हैं जो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके करते थे, यहाँ पर क्या होगा, आपने इस तरीके से रेफ देना है और उसके बाद इस वाले रेफ को कॉल करवाना है, टू डू डाटा डॉट करंट लिखेंगे तो उसके अंदर सारे डॉम की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिल जाएगी। उस तरीके से जैसे हम अभी वैल्यू गेट करा रहे हैं, और वैल्यू के अलावा आप जो भी यूज़ रेफ के ज़रिए गेट करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो मैं सेम जैसे हमने पहले किया था, कॉन्स्ट हैंडल डाटा के नाम से एक फ़ंक्शन बनाया, एरो फंक्शन, और उसके अंदर लिख दिया ई यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिख दिया ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और यहाँ से इसको फॉर्म के अंदर रैप कर दें ताकि हमें बटन भी मिल जाए जो सिर्फ सबमिट के बटन पर चले और ख़ाली हमारा फंक्शन नहीं चले। तो हम इसे फॉर्म के अंदर रैप करते हैं, ठीक है,
फॉर्म के टैग के अंदर रैप किया इनपुट को, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑन सबमिट, ताकि ऑन सबमिट पर चले ये हैंडल डाटा। ओके, हमारा फंक्शन कॉल हो गया और एक बटन भी चाहिए हमें डाटा सबमिट करने के लिए। स्मॉल से लिखेंगे क्योंकि ये रिएक्ट के एलिमेंट है, और ये पता नहीं अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, ये इस तरीके से दे रहा है मुझे। बटन लिखा, बटन लिखने के बाद इसके अंदर हमने लिख दिया टाइप सबमिट, और यहाँ पे लिख देते हैं ऐड। ठीक है, इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, इसको बंद किया। इनपुट है, वैल्यू यहाँ से गेट हो रही है यूज़ रेफ के ज़रिए, और बटन है यहाँ से हमारा डाटा सबमिट होने के लिए। यहाँ पे रिकॉर्ड लगा देते हैं ताकि हमारा खाली डाटा सबमिट ना हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं हुआ क्या। ऐड टू डू है, ये ऐड डाटा है, और ये ऐड का ऑप्शन है। तो पहले हम डाटा को भेजने का तरीका देखते हैं। स्ट्रक्चर डाटा है, उसके बाद ऐड डाटा। ऐड डाटा पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पर मिल रहा है कि ऐड डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हमें जो दे रहा है वो सेट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेट डॉक्यूमेंट क्या करता है, टू क्रिएट और ओवर राइट अ सिंगल डॉक्यूमेंट यूजिंग दी सेट मेथड। अगर आप इस सेट मेथड को, सेट डॉक के मेथड को यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, पहले इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसे कोड एडिटर पर समझते हैं। इसे तो हमें यहाँ पर रखना होगा, इंपोर्ट वाली चीज़ को टॉप पर, और बाकी इसको फॉर्मेट किया। अवेट के अंदर एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने एसिंक नहीं लगाया। फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाया, फॉर्मेट किया। अब ये डीबी कह रहा है, डीबी नहीं मिल रही है इसे, तो हमने डीबी कहाँ पर कॉल किया था, फायरबेस के फाइल के अंदर। फायरबेस की जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है उसके फाइल के अंदर डीबी को एक्सपोर्ट किया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डीबी लिखेंगे, और ये हमारा डीबी आ गया। इस डीबी को यहाँ पर कॉल करवा दिया, कॉल हुआ हुआ पहले से क्योंकि हमने यहाँ से कॉपी किया है। और उसके बाद ये सिटीज़ जो है ये हमारा कलेक्शन है। कलेक्शन क्या होता है, इस पर आते हैं दोबारा। इस तरफ जो भी चीज़ आएगी हमारी मेन, आपका जो नाम है, मेन आपके डेटा का नाम है, वो आपका कलेक्शन होगा, कलेक्शन का नाम। उसके बाद उस कलेक्शन के अंदर आप जितने भी डॉक्यूमेंट मतलब डाटा ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमारे टू डू के नाम से एक कलेक्शन हो गया, उसके अंदर जितने भी टू डू ऐड होंगे वो ऐड होते रहेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो हम कलेक्शन का नाम रख देते हैं अभी TODO, टू डू, और ये हमारी आईडी है। अब आईडी क्या है, फायर स्टोर के अंदर डाटा सेव करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त एक जैसी, जैसे अभी मैं अगर कोई डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे समझ लें मेरा डाटा क्रिएट हो रहा है अमीन, तो अब मैं सिर्फ अमीन लिख दूँ तो अमीन का डाटा तो नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ और भी किसी का आएगा। अमीन है, जितने भी समझ लें एज अ स्टूडेंट के जितने भी स्टूडेंट सबका डाटा आएगा। तो अमीन अगर मैं लिख दूँ तो जो भी डाटा सबमिट करेगा वो एज अ अमीन आईडी जनरेट होगी यहाँ पर। एक सेकंड मैं इसे यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ। TODO, टू डू के नाम से एक कलेक्शन बना लिया, सही है। अब यहाँ पर ये कह रहा है डॉक्यूमेंट आईडी, ये डॉक्यूमेंट आईडी मैंने अभी ऑटो जनरेट कर दी। अब अगर मैं AMEEN, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक डाटा आ जाएगा। इसे रिफ्रेश भी कर लेते हैं। ठीक है, हमारा कलेक्शन का नाम आ गया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आ रही है हमारी आईडी आ रही है, और उसके अंदर क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है। अब जितने भी यूज़र्स आएंगे ना, सबका एक अलग अलग, यहाँ पर एक आईडी आएगी, उसका डाटा आएगा, यहाँ पर एक आईडी आएगी, उसका उनका डाटा आएगा। लेकिन कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट एक दे दूँ अमीन लिखकर, तो ये यहाँ पर अमीन क्रिएट होगा, और जो भी यूज़र जितने बार भी डाटा ऐड करे वो अमीन के अंदर ओवर राइट होते जाएगा। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक सेट डॉक्यूमेंट का, सेट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपको आईडी बताना लाजमी है, और उसके अलावा नीचे ऐड डॉक्यूमेंट का एक मेथड है, ऐड डॉक्यूमेंट। ऐड डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा, ये कह रहा है आपसे व्हेन यू सेट टू क्रिएट डॉक्यूमेंट यू मस्ट स्पेसिफाई एन आईडी फॉर द डॉक्यूमेंट टू क्रिएट। ये कह रहा है जब भी आपने डॉक्यूमेंट को सेट करना है तो यहाँ पर सेट मेथड जब भी यूज़ करेंगे यहाँ पर आपको आईडी बताना लाजमी है, वरना तो डॉक्यूमेंट सेट नहीं होगा। और लेकिन सम टाइम आपके पास यूज़फुल मीनिंगफुल आईडी नहीं होती, तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हो जाए, तो आप ऐड डॉक्यूमेंट का मेथड यूज़ करेंगे। अब ये हमारा ऐड डॉक्यूमेंट का जो मेथड है, यहाँ पर ऐड डॉक है, कलेक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर DB लिखा हुआ है, और ये सिटीज़ जो है हमारा कलेक्शन का नाम है, बस। अब यहाँ पर हमें कोई आईडी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक जैसे अभी इसने आईडी बनाई वैसे ही बना देगा, लेकिन सर्च डॉक्यूमेंट के अंदर आपको आईडी बताना ज़रूरी होता है।
तो अभी हम सेट डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपनी कस्टम आईडी बताएंगे। अब कस्टम आईडी के लिए क्या करना है, आपको कुछ ऐसा मेथड सोचना है जो बार बार मतलब हर नैनो सेकंड में एक नया नंबर जनरेट करे, हर मिली सेकंड में आपको एक नया नंबर जनरेट करके मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट टाइम का मेथड यूज़ करते हैं। गेट टाइम का मेथड हमें क्या करता है, हर मिली सेकंड में एक न्यू वो बिल्कुल मिली सेकंड आपको ला के दे रहा होता है जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू वेरिएबल का नाम तो रखा ही नहीं, कॉन्स्ट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, अब हम एक और कांस्टेंट वेरिएबल जनरेट करते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं आईडी इक्वल टू डेट। इस वाले डेट को कॉल करवाया है, ये वाले डेट को। ठीक है, डेट, इसको कॉपी करते हैं, डेट डॉट गेट टाइम, गेट टाइम को कॉल करवा लिया। और अब ये क्या होगा, ये हमें हर मिली सेकेंड में एक नई आईडी जनरेट करके देगा। अब इस आईडी को हम यहाँ पर कॉल करवा दिया। अब जब जब डाटा जाएगा तो उसे एक न्यू आईडी मिलेगी, और न्यू आईडी मिलेगी तो वो न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा। तो आपने बस ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पर कलेक्शन का नाम देना है और यहाँ पर हमेशा अपने आईडी का नाम देना है, अगर आप सेट डॉक यूज़ करें। और ज़्यादातर लोग सेट डॉक यूज़ करते हैं क्योंकि उसके बाद हम उसको आईडी को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सेव भी करा सकते हैं ताकि हमें वैल्यू गेट करने के अंदर आसानी पैदा हो। तो हम यहाँ पर आईडी को कॉल भी करवा देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सेट डॉक का मेथड चल रहा है। तो अब हम डाटा भेज कर देखते हैं, और डाटा जो हमने ऐड टू डू से लेना है वो तो हमने कॉल ही नहीं किया। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कॉन्स्ट टू डू इक्वल टू डू डाटा डॉट करंट डॉट वैल्यू। ठीक है, और इस टू डू को यहाँ पर ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, टू डू हम अभी डायनेमिक तरीके से बिल्कुल डाटा भेज रहे हैं, कुछ भी हम कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं। कुछ आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो इस तरीके से कांस्टेंट रख सकते हैं, माई नेम अमीन। इसके अंदर ऑब्जेक्ट भेजना चाहते हैं ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, एरे भेजना चाहते हैं एरे भेज सकते हैं। तो अभी मैं इसे सेव करता हूँ और इसे अब रन करता हूँ। ठीक है, AMEEN ऐड किया, अभी मुझे कुछ एरर बता रहा है। अब ये एरर जो आ रहा है उसे हम टैकल करते हैं कि ये क्या एरर बता रहा है। हमने कलेक्शन बता दी इसे, ये रेफ है, टू डू डाटा है हमारा, टू डू डाटा डॉट करंट डॉट वैल्यू। ओके, हैंडल डाटा। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं हमें डाटा मिल रहा है या नहीं। इसे हम यहाँ पर ऐसे करके कमेंट करते हैं, इसको रिफ़्रेश किया और इस डाटा को हम यहाँ पर इसको ऑन करते हैं ताकि हमारा पेज रीलोड ना हो, और डाटा को लॉक करवा देते हैं। लॉक के अंदर टू डू लिख देते हैं और इस टू डू वाले को कमेंट हटा देते हैं। अब यहाँ पर ऐड करके देखा जी हमें डाटा मिल रहा है। तो हमारा मसला कहाँ से आ रहा है, ये फायरबेस वाले फंक्शन से। क्या मसला आ रहा है वो भी अभी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सेट डॉक है, सारी चीज़ें इंपोर्ट भी हो रही हैं। दोबारा से ट्राई करके देखते हैं तो हमें दोबारा से मैं एरर बता रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा आईडी है इक्वल टू डेट डॉट गेट टाइम, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये हमारा एज अ नंबर पास हो रहा है। हमें नंबर नहीं एज अ स्ट्रिंग पास करना है। डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड लगा देते हैं यहाँ पर। अब डाटा पास करके भेज देखते हैं, तो अब हमारा कोई एरर नहीं आया और हमारा डाटा पास हो गया कि हमारा डाटा यहाँ पर आ गया, आईडी आ गई, माई नेम आ गया और टू डू आ गया। तो इस तरीके से अगर कभी आपको एरर आए तो आपने ज़्यादा घबराना नहीं है, और इस तरीके से आपने कोशिश करना है कि चीज़ों को समझें कि कौन सी चीज़ किस तरीके से मेरे पास से जा रही है और फायरबेस किस तरह रिक्वायर करता है। तो आप जब ये चीज़ों को समझेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ मैंने टू स्ट्रिंग लगा दिया, इसकी जगह मैं क्या कर सकता था, ऐसे करके डॉलर लगाकर, ठीक है, ऐसे भी कर सकता था मैं। ये मसला क्या हो रहा है, हाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया,
इस तरीके से भी कर सकता था। अब मैं इसको भेज के देखता हूँ। टू स्ट्रिंग के मेथड से हमारा जो नंबर है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये क्या एरर बता रहा है, ये कह रहा है ब्रैकेट कम है। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, इसको रिफ़्रेश कर लिया। ठीक है, अमीन साहिद ऐड किया, चेक किया, हमारा डाटा यहाँ पर आ गया। अमीन जाहिद हुसैन ऐड किया, तो ये तीसरे वाले डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा अमीन जाहिद हुसैन टू डू आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा डाटा प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से भी आप एज अ स्ट्रिंग बनाकर भेज सकते हैं और डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड लगाकर भी भेज सकते हैं। दोनों तरीके से आपका ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डेट डॉट गेट टाइम से हमें नंबर मिल रहा था और नंबर ये नहीं मांगता है हमेशा, इसको आईडी के अंदर स्ट्रिंग चाहिए, तो हमने स्ट्रिंग पास कर दी। ये हमारा डाटा भेजने का तरीका है। छोटा सा बिल्कुल फंक्शन है, इसको कॉपी करना है। डीबी कहाँ से आ रहा है ये समझना है, ये क्या है कलेक्शन है, ये क्या है आईडी है। आईडी कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ सेट डॉग की जगह यहाँ पर आएँ, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ऐड डॉग का मेथड है, ऐड डॉग को कॉपी करके इसे चला लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ होता है सेट डॉग, तो हम सेट डॉग यूज़ करते हैं ताकि हम अपने आईडी को इसके अंदर सेव भी करवा सकें और बाद में अगर कभी ज़रूरत हो तो उसके ज़रिए कॉल भी करवा सकें। तो ये हमने डॉग सेट डॉग यहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है और डीबी जो आ रहा है फायरबेस की फ़ाइल से आ रहा है। ये फायरबेस की फ़ाइल है जिसके अंदर हमारा सारा कन्फिग पड़ा हुआ है। तो अब हमारा ये ऐड डाटा का मेथड तो सॉल्व हो गया। अपडेट डॉक्यूमेंट का भी है, ये भी आप कर सकते हैं। अपडेट डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है, ये डीबी हमारा वैसे ही है। उसके बाद आपको कलेक्शन का नाम बताना है, आईडी बतानी है। ठीक है, और अपडेट डॉक है और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी उतनी ज़रूरी नहीं है। ऐड डाटा के बाद हमें क्या देखना है, ऐड डाटा के बाद हम देखने जाते हैं रीड डाटा। मतलब हमने डाटा सेट तो कर दिया और डाटा को मंगवाएंगे कैसे। डाटा सेट कर दिया तो हम अब क्या कर देते हैं, इसमें कुछ डाटा और ऐड कर देते हैं ताकि मंगवाते हुए हमें ज़्यादा डाटा नज़र आए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्निकल अमीन। ठीक है, इसको ऐड कर दिया, टेक्निकल अमीन जाहिद, कुछ डाटा हमने ऐड कर दिया, 3-4 डाटा हमारा यहाँ पर ऐड हो गया होगा। इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने जो ऐड किया ये सारा डाटा हमारा यहाँ पर 5 डाटा जो है हमारा ऐड है टू डू के कलेक्शन के अंदर। रीड डाटा के अंदर आए, रीड डाटा के अंदर हमें गेट डाटा वंस। अब ये क्या है गेट डाटा वंस, ये आपको एक टाइम डाटा ला के देगा। पीछे से अगर आपके कोई नया डाटा आते रहता है आपके फाइल स्टोर के अंदर तो वो आपको वेब पेज पर जब तक नहीं नज़र आएगा जब तक आप पेज को रिफ़्रेश नहीं करेंगे। और लिसन फॉर रियल टाइम अपडेट क्या करता है कि आपका जो डाटा है वो आपको ऑन रियल टाइम ला के दिखाएगा। मतलब जैसे मैं यहाँ पर अपने कोई डाटा मंगवाता हूँ, अब पीछे से और डाटा आते जा रहा है, अगर कोई यूज़र और आपके यूज़र है जो यूज़र डाटा ऐड करते जा रहे हैं तो वो आपको रियल टाइम पे स्क्रीन पर शो होगा। तो हम अभी क्या करते हैं, पहले गेट डाटा वंस को देखते हैं कि डाटा आ रहा है कैसे, डाटा को मंगवाना कैसे। सही है, तो हमारी फायरबेस की फ़ाइल के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, इसे क्लोज़ कर देते हैं। अब फायर स्टोर की फ़ाइल के अंदर हमें करना है काम, हैंडल डाटा वाला जो फंक्शन है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये कोड चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको लोगों को कोड प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये हो रहा क्या है, हैंडल डाटा का एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी वही पुराना काम कर लेते हैं। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ई नहीं मिल रहा, ई को यहाँ से मंगवा लिया, फॉर्मेट किया डॉक्यूमेंट, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है। अब क्या करना है, गेट अ डॉक्यूमेंट वाले पहला मेथड जो है सिंपल, उसको ऐसे करके कॉपी करना है। हर मेथड को आपको नहीं समझ में आ रहा है वहाँ से कॉपी करना है और ऐसे करके चला देना है। अब ये क्या कह रहा है, आपको इंपोर्ट वाला जो मेथड है ना उसे ऊपर रखना है। डॉग यहाँ पे रिपोर्ट है, ये देखिए ये भी फायर स्टोर से आ रहा है, ये भी फायर स्टोर से आ रहा है, दोनों एक ही तरफ से इंपोर्ट हो रहा है। तो इस गेट डॉग को मैं यहाँ से हटाऊंगा और कॉमा लगाकर यहाँ पे लगा दूंगा। और ये वाला जो हमारी फ़ाइल है, ये वाली जो हमारी लाइन है इंपोर्ट वाली, इसको मैं कर दूंगा रिमूव, क्योंकि डॉग हमें यहाँ पर पहले ही मिल रहा है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्या,
अब ये जो हमें एरर बता रहा है क्योंकि हमने इस फंक्शन को एसिंक्रोनस नहीं बनाया, एसिंक्रोनस बना लिया। अब जो है ये डॉकरेफ है, ये एक वेरिएबल है, उसके अंदर डॉक लिखा हुआ है, डॉक के बाद db लिखा हुआ है। ये डॉक कहाँ से आ रहा है? फायर स्टोर से इंपोर्ट होकर आ रहा है। उसके बाद ये db लिखा हुआ है और ये db कहाँ से आ रहा है? जो हमने यहाँ पर फायरबेस की फ़ाइल से एक्सपोर्ट किया है। और ये सिटीज़ कहाँ से आ रहे हैं? ये सिटीज़ हमारे कलेक्शन का नाम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिटीज़ नहीं लिखेंगे, टू डू लिखेंगे, ठीक है। और एक सेकंड, तो गेट अ डॉक्यूमेंट के अंदर क्या हो रहा है? जो हमने अभी यहाँ से कॉपी किया था कॉन्स्ट डॉकरेफ, ये डॉक है, और उसके बाद db जो हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये टू डू हमारे कलेक्शन का नाम है, और ये sf जो लिखा हुआ है ये हमारे यहाँ पर id है। अब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ऐड करने के बाद या फिर कहीं से आपको आईडी मिलती है तो आप इस आईडी को यहाँ पर कॉल करवाएंगे, और उसके बिहाफ में, उस आईडी के बिहाफ में वो आपको यहाँ पर सारा डाटा ला कर देगा। मतलब अगर आप इस आईडी को यहाँ पर कॉल करवाते हैं तो आपको इस आईडी का सारा डाटा यहाँ पर ला के देगा। इस आईडी को यहाँ से कॉपी करवाया, और अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो अब ये मुझे इस आईडी का सारा डाटा यहाँ पर ला कर देगा, ठीक है। हैंडल गेट डॉक का एक बटन बना लेते हैं। इसको बटन ही रखते हैं, गेट डाटा, ठीक है। ये गेट डाटा का एक बटन आ गया। अब मैं इसे कंसोल करवाया, जी कंसोल करवाया हुआ, गेट डाटा पर क्लिक किया तो गेट डाटा पर हमने कोई ऑन क्लिक फंक्शन नहीं बताया, तो ये कैसे चलेगा? गेट डाटा के अंदर हमने हैंडल डाटा को कॉल करवाया, ठीक है। अब ये गेट डाटा पर क्लिक किया तो ये कंसोल पे हमारा जो आईडी हमने गिवन दी थी, इसको यहाँ पर देखें, ये क्या है? अमीन अमीन, यहाँ पर अमीन अमीन, और ये वाली आईडी का हमें डाटा मिल गया। तो अगर आपको आईडी से डाटा मंगवाना है तो इस तरीके से मंगवाएंगे, और अगर आपने कलेक्शन से डाटा मंगवाना है, मतलब आपको पूरे कलेक्शन का डाटा मंगवाना है, ये सारा डाटा आपको चाहिए, तो आपके पास और मेथड्स मौजूद हैं इसी के अंदर। ये नीचे जाकर गेट ऑल डॉक्यूमेंट इन अ कलेक्शन, यहाँ से आपको ये कॉपी करना है, बल्कि ये पहले आपको कलेक्शन को कॉपी करना है। गेट डॉक हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसको कॉमा लगाकर कलेक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेना है। कहाँ गया? ये रहा। और उसके बाद नीचे जो हमें फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसे यहाँ पर आना है, और यहाँ पर कॉल करवाना है। अब ये गेट डॉक्स कह रहा है, जो हमने पहले इंपोर्ट किया वो गेट डॉक है, और अब जो इंपोर्ट करना है वो गेट डॉक्स करना है। तो गेट डॉक्स को यहाँ से इंपोर्ट किया है, यहाँ पे यूज़ किया, कलेक्शन लिखा, कलेक्शन के बाद db, और db के बाद आपको कलेक्शन का नाम बताना है। हमारे कलेक्शन का नाम है टू डू, और उसके बाद ये क्यूरी डॉट फॉर ईच के अंदर हमें ला के दे रहा है डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट की आईडी यहाँ पे कंसोल करवाई हुई है, और डॉक्यूमेंट का डाटा यहाँ पे कंसोल करवाया हुआ है। अब हम रिफ़्रेश करते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी। गेट डाटा पर क्लिक किया तो हमारे इस वाले टू डू के अंदर, टू डू वाले कलेक्शन के अंदर जितना भी डाटा है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये पाँचों हमें यहाँ पर मिल गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर करना क्या है? हमें यहाँ पर अपने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे? स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए हमें सबसे पहले डाटा यहाँ पर चाहिए, तो डाटा यहाँ तक लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको आप एज अ स्ट्रिंग में भी सेव करवा सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट डॉक एरे इक्वल टू एम्प्टी एरे बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? डॉक एरे को डॉक एरे डॉट पुश से क्या होगा? ये हमारे एरे के अंदर सारा यहाँ से डाटा पुश कर देगा, और यहाँ से डॉग डाटा को पुश करवा दिया,
ठीक है, फॉर्मेट किया थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को, और डॉक डाटा यहाँ से पुश हो रहा है। अब हम इस डॉक डाटा को यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो मैं एक पी का टैग लेता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करना है, डॉक एरे को कॉल करवाएं यहाँ पर डॉट मैप। ठीक है, डॉक एरे डॉट मैप, मैप क्या करता है, अपने अंदर एक फंक्शन लेता है, ठीक है, और पहले वो हमें डाटा पास करता है और दूसरे नंबर पर इंडेक्स। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पी के टैग डाटा लिखते हैं यहाँ पर, या फिर इसको यहाँ से हटाया, पी का टैग यहाँ पर बनाया, डाटा यहाँ पर लिख दिया। तो ये कुछ एरर दे रहा है, रिटर्न करवा कर देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड में दोबारा से इसे देख लेता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर हम डाटा प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे। क्यों कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारे पास अगर एक पी का टैग है तो हम उसे बार बार रेंडर नहीं कर सकते। अब हम कंपोनेंट बनाकर उस कंपोनेंट को बार बार रेंडर कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन। तो हम यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं, डाटा ही रख देते हैं अभी फ़िलहाल। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर एक फ़ाइल बनाई, उसका नाम रखा data.js। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर एक p का टैग लेते हैं और उसके अंदर हम अभी डाटा प्रिंट करवाएंगे जो हम यहाँ से पास करेंगे। और ये p का टैग क्या होगा, जब हम इसे यहाँ पर कॉल करवाएंगे मैप के मेथड के अंदर, तो ये जितने बार भी हमारा मैप का मेथड चलेगा उतने बार ये वाले कंपोनेंट कॉल होगा, और जितने बार ये वाला कंपोनेंट कॉल होगा उतने बार प्रिंट होगा। तो अब हम यहाँ पर डाटा को इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम डॉट स्लैश डाटा स्लैश डाटा। ठीक है, इस डाटा को कॉपी किया, हमने यहाँ पर डाटा का कंपोनेंट बनाया हुआ है, इस डाटा को कॉपी किया और यहाँ पर हमें इस वाले एरे के अंदर मैप का मेथड चलाना है, डॉक एरे। और डॉक एरे के अंदर डाटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से पुश हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, डॉक एरे लिखा, डॉक एरे डॉट मैप। मैप हमेशा क्या लेता है, फंक्शन लेता है। ठीक, और फंक्शन के बाद हम पहला जो इसका पैरामीटर है उसके अंदर ये डाटा और दूसरे के अंदर हमें इंडेक्स मिलता है, और हम यहाँ से इसे रिटर्न भी करवाते हैं। ठीक है, और वहाँ से जो हमने डाटा वाला कंपोनेंट बनाया है उसे यहाँ पे कॉल करवाया, और ये रिटर्न में हमें एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, ठीक है, रिटर्न। अब ये इंशाल्लाह हमें एरर नहीं देगा, DATA डाटा, और इसके अंदर डाटा पास कर दिया एज अ प्रॉप्स डाटा। ये डाटा हमारे यहाँ से एज अ प्रॉप्स पास हो गया। अब यहाँ पर आए
डीस्ट्रक्चरिंग की डाटा को कॉल करवाया और इस वाले डाटा को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये वाला डाटा यहाँ पर प्रिंट भी होगा और यहाँ से डाटा पास भी हो गया। तो हम क्या करते हैं, गेट डाटा पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? डाटा काम करते हैं, हम अपने कंपोनेंट को रिफ़्रेश करके देखते हैं। कंसोल पे डाटा मिल रहा है लेकिन हमें यहाँ पर डाटा नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर डाटा ना मिलने की क्या वजह है वो अभी। अच्छा, तो ठीक है, हमने यहाँ पर ये query.snapshot.4each के अंदर ये डॉग से डाटा मंगवा लिया, अपने कलेक्शन का सारा डाटा। और यहाँ पर गेट डाटा के अंदर हमें कंसोल के अंदर हमें सारा डाटा मिल रहा है। ठीक है, अब इस डाटा को हमें अपने वेब पेज पर प्रिंट करवाना है। उसके लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट तो प्रिंट करवा नहीं सकते, और डायरेक्ट हम सारे डाटा को तो प्रिंट नहीं करवा सकते ना डायरेक्ट। मैं अगर डॉग डाटा को प्रिंट करवाना चाहूँ सारा, तो उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट। ये एज अ ऑब्जेक्ट है, .id। ठीक है, गेट डाटा किया, अभी मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ। लेट यहाँ पर नहीं, लेट ABC इक्वल टू, ये भी मैं ऐसे ही वेरिएबल बना रहा हूँ, ABC इक्वल टू, ये भी मैं चेक कर रहा हूँ इस तरीके से काम करता है ये या नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, ABC को प्रिंट करवा कर देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डाटा नहीं आ रहा। कहाँ पर है ये ABC और ये ABC, इस तरीके से हमारा डाटा नहीं आ रहा। तो अब हमें क्या करना होगा, अभी जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि हमने यहाँ पर एक data.js के नाम से, इसको भी मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हमारा नॉर्मल कंपोनेंट बना हुआ है और ये एरर कहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर ABC है, इसको हटा देते हैं। अब हमें ये डाटा मिल रहा है। अब इस डाटा को वेब पेज के ऊपर प्रिंट कैसे करवाना है, तो सबसे पहले हमें इस डाटा को एक जगह स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डॉक एरे बनाता हूँ और उस एरे के अंदर इस सारे डॉक्यूमेंट को पुश करवा देता हूँ। यहाँ से डॉक एरे डॉट पुश, और पुश के बाद हम ये जो डॉक डाटा है सारे डाटा को यहाँ से पुश करवा देंगे। अब जब ये फंक्शन चलेगा तो इस डॉक एरे के अंदर हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट है वो पुश हो जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेट लेंगे, कॉन्स्ट डाटा यूज स्टेट लेंगे, डाटा STAT, डाटा स्टेट के नाम से एक स्टेट बना लिया, और सेट डाटा स्टेट।
स्टेट की स्पेलिंग गलत है, सही है। इक्वल टू यूज़ STAT, यूज़ स्टेट, इसके अंदर हम इनिशियली एरे रख देंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर मैप चलाना है ना। तो और सेट डाटा स्टेट को हम यहाँ पर कॉल करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा डॉक एरे है ये, क्योंकि हमने इनिशियली वहाँ पर सेट स्टेट के अंदर यहाँ पर क्या रखा है, यूज़ स्टेट के अंदर, डाटा स्टेट के अंदर हमने रखा है एरे। तो इस एरे के अंदर हम क्या करेंगे, ये पूरा जो हमारा एरे पड़ा हुआ है इसको पुश कर, इसको रख देंगे, ठीक है। तो इस एरे की जगह हमारे डॉक एरे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम डाटा स्टेट को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया, डाटा स्टेट डॉट मैप, और उसके अंदर हमने क्या किया, एक एरो फंक्शन बनाया और उसके बाद क्या किया, रिटर्न लगाया। अच्छा, ये हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके बाद हमें एक ब्रैकेट भी लगाना है। रिटर्न लगाया और रिटर्न के बाद हमने इस वाले डाटा वाले कंपोनेंट को कॉल करवाना है। इस डाटा वाले कंपोनेंट को कॉल करवाया, ठीक है। और यहाँ से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, डाटा कॉमा इंडेक्स। हम क्या करेंगे, डाटा को कॉल करवाएंगे, डाटा को गेट करेंगे और यहाँ से एक डाटा का प्रॉप्स पास करेंगे और यहाँ पर डाटा रख देंगे, ठीक। अब जो है इसके अंदर आएंगे, डाटा को हमने प्रॉप्स पास किया है। अब इस प्रॉप्स को गेट कैसे करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से भी गेट कर सकते हैं और प्रॉप्स डॉट डाटा लिख के भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, li लिखा और डाटा, अब डाटा के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्यों ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि इस एरे के अंदर हमारे क्या पड़ा हुआ है, ये जो हमें डॉग डॉट डाटा मिल रहा है, ये डॉग डॉट डाटा के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा था। डॉग डॉट डाटा के अंदर इसको गेट डाटा किया, ये एरर जो बता रहा है, ये कह रहा है कि आपने आपके एरे के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर टू डू ID और माई नेम के नाम से की है। तो आपने जो प्रिंट करवाना है वो यहाँ पर आप बताएं। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ID, या मैं कह देता हूँ टू डू, ठीक है। अब मैं गेट डाटा पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सिर्फ एक ला के दे रहा है, हालांकि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो 5 है, तो ये मुझे सिर्फ एक ला कर दे रहा है। हो रहा क्या है, ये हमारे स्टेट को अपडेट नहीं कर रहा है, हमारे इस कंपोनेंट को अपडेट नहीं कर रहा है, क्योंकि रिएक्ट के अंदर जब बिना लोडिंग की चीज़ें चलती हैं तो ये हमारे इस वाले कंपोनेंट को अपडेट नहीं कर रहा है। अब अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, मैंने इस सेट रिफ्रेश का एक स्टेट बनाया, यूज़ स्टेट, और उसके अंदर इनिशियली फॉल्स रखा और उसको इस हैंडल डाटा के फंक्शन के एंड पे आकर कॉल करवा दिया नॉट रिफ्रेश। नॉट रिफ्रेश का मतलब ये जो हमने ये रिफ्रेश को फॉल्स रखा है, इसको नॉट करेगा तो जब ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, जब ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब मैं इसे गेट करके देखता हूँ तो हमें सारा हमारा डाटा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसको रिफ़्रेश किया, गेट डाटा किया तो मुझे ये सारा मेरा डाटा मिल गया। इसी तरह मैं, अब ये कह रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। अब ये कह रहा है हमें की भी यूनिक पास करना है, तो हम ये करते हैं, यहाँ से की लिखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इंडेक्स पास कर देते हैं, क्योंकि जितना एलिमेंट होगा उसका एक न्यू इंडेक्स होगा और वो इंडेक्स हमेशा यूनिक होगा, 0 1 2 3 4 करके, वो हमारा एरर चला गया। गेट डाटा पर क्लिक किया तो 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 डाटा थे, तो ये हमारे 5 डाटा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आकर डाटा डॉट टू डू की जगह डाटा डॉट ID लिखूँ तो हमारे जितने भी ID थे वो ये आ रहे हैं, और डाटा डॉट ID के बाद हमारा डाटा डॉट माई नेम था, ठीक है। तो माई नेम के अंदर मैंने अमीन सेट किया हुआ था, तो ये अमीन प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा डायनेमिकली डाटा आ रहा है। रिफ़्रेश के अंदर हमें डाटा नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा जो अभी ये एरे है ये अभी एम्प्टी है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं चल रहा। जैसे ही मैंने गेट डाटा पर क्लिक किया तो ये हमारा डाटा प्रिंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये डाटा मिल रहा है। अच्छा, पहले मैं क्या कर रहा था, ये वाले जो डॉक एरे लिखा हुआ है इसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट डॉक एरे डॉट मैप लिख के
रन कर रहा था, लेकिन ये इस तरीके से नहीं चल रहा था क्योंकि हमारा डॉक एरे जो है, जब फर्स्ट टाइम हमारा पेज लोड हुआ उसने देखा कि डॉक एरे एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो इसने डॉक एरे का एम्प्टी रखा। उसके बाद हमारा एलिमेंट, हमारा जो कंपोनेंट है वो अपडेट ही नहीं हो रहा था, तो वो क्या कर रहा था कि डॉक एरे को एम्प्टी ही कंसिडर कर रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर सेट डाटा स्टेट के अंदर डॉक एरे को पास कर दिया। सेट डाटा स्टेट के अंदर ही एक इनिशियल स्टेट रखा यहाँ पर ऐसे करके, और उसके बाद सेट डाटा स्टेट के अंदर एक पूरा एरे पास कर दिया और उस एरे को फिर यहाँ पर कॉल करवा दिया। और उसके बाद एक मैप का मेथड चलाया। मैप के मेथड के बाद उसके अंदर डाटा और इंडेक्स मिल रहा है। उसके बाद हमने एक अलग से कंपोनेंट कॉल किया। उस कंपोनेंट के अंदर हमने सिर्फ एक बार एल आई रखा है, लेकिन इस कंपोनेंट को उतने बार कॉल होगा जितने बार हमारा डाटा है, और उसके बाद ये लाइन टू लाइन हमारा जो भी डाटा है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गेट डाटा का मेथड है। सही, हमने गेट डाटा वाला मेथड देख लिया। अब हम देखते हैं लिसन फॉर रियल टाइम अपडेट। इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ यूनिक ज़्यादा नहीं है, आप इसको खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डीबी है, सिटीज़ कलेक्शन का नाम है, ये आईडी है, और इसके अंदर भी होगा कि आप पूरे कलेक्शन का डाटा मंगवाना चाहते हैं तो ये देखें, इस तरीके से पूरे कलेक्शन का डाटा भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, वो आप अपनी तरफ से देख के कर सकते हैं। परफॉर्म सिंपल एंड कंपाउंड क्यूरीज, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके सर्च वाले ऑप्शन के अंदर बहुत काम आती हैं कि आपको कुछ डाटा फ़िल्टर करके सॉर्ट करके दिखाना है। कि अभी जैसे मैंने यहाँ पर माई नेम के अंदर अमीन रखा हुआ है, अब हो सकता है माई नेम के अंदर कोई कुछ और सेट करे, तो अब अगर आपको ये दिखाना है कि माई नेम के अंदर जिस माई नेम के अंदर अमीन रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वेयर की क्यूरी चलाएंगे, और उस वेयर की क्यूरी के अंदर सबसे पहले तो आप ये कलेक्शन डीबी और ये जो सिटीज़ है हमारा कलेक्शन का नाम, हमारा कलेक्शन का नाम टू डूज़ है, तो यहाँ पर आप टू डूज़ रखेंगे। एक काम करते हैं, इसको करके देखते हैं। ठीक है, ये डाटा वाला मेथड, इसको अभी कमेंट करता हूँ क्योंकि हमारे बाद में काम आने वाला है। इसको भी कमेंट करता हूँ, इसमें लिख देता हूँ रीड डाटा, और इसको कमेंट कर दिया, और इसमें गेट डाटा और रीड डाटा, इसको इस तरीके से कमेंट कर दिया और इसको इस तरीके से कमेंट कर दिया। ठीक है, रीड डाटा और गेट डाटा। इसी वाले फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अब कंपाउंड क्यूरी चलाएंगे। परफॉर्म सिंपल एंड कंपाउंड क्यूरीज। अब कंपाउंड सिंपल एंड कंपाउंड क्यूरीज क्या है, सबसे पहले तो हम कलेक्शन हमारा इंपोर्ट हुआ है, क्यूरी और वेयर को कॉपी किया और यहाँ पर फाइल स्टोर से आ रहा है, तो इसको कॉमा लगा के यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करना है, कॉन्स्ट, ये हमें 2 लाइन दे रहा है, इस 2 लाइन में क्या बता रहा है हमें, कॉपी किया, हैंडल डाटा जो है उसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये सिटीज़ रेफ इसने वेरिएबल बनाया हुआ है, और उसके बाद कलेक्शन है, कलेक्शन फाइल स्टोर से आ रहा है, ये एक फंक्शन है, और डीबी है इसके अंदर, डीबी हमने फायर बेस का जो फाइल बनाई है उसके हम अंदर से पास करें, और ये सिटीज़ की जगह हमें यहाँ पर देना होगा टू डू, क्योंकि हमारे कलेक्शन का नाम टू डू है। अब ये क्यू है, कॉन्स्ट क्यू इक्वल टू क्यूरी, और क्यूरी के अंदर क्यूरी भी फायर बेस फाइल स्टोर का गिवन फंक्शन है, और उसके अंदर हम सिटी रेफ को कॉल करवाया, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद वेयर की क्यूरी चलाई, उसके अंदर हमने बताया है कैपिटल इज़ डबल इक्वल टू ट्रू, मतलब इसने जो कंडीशन बनाई हुई है इसके कंडीशन के अंदर इसके डाटाबेस के अंदर कैपिटल के नाम से कोई की है, वो जहाँ जहाँ ट्रू होगी उसको वो प्रिंट कर देगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि अभी यहाँ पर मैं करता हूँ अभी मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मेरे पास अभी कोई डाटा नहीं है, तो मैं इसको टू डू इज़ डबल इक्वल टू AMEEN, तो टू डू जहाँ जहाँ अमीन है ये मुझे वहाँ ला के दे देगा। टू डू मेरे अभी डाटा उसके अंदर एक ही जगह पर अमीन है, ये हमारा डाटा मंगवाने का फंक्शन है, ये भी इसके नीचे एग्जीक्यूट अ क्यूरी। अब हमारे डाटा कहाँ से मिलेगा, ये हमारा क्यूरी बता रहा था। अब क्यूरी के अंदर से डाटा निकालने के लिए इस तरीके से आपने
कोड चलाना है। अब ये क्यूरी स्नैपशॉट इज इक्वल टू अवेट गेट डॉक के अंदर क्या रख दिया इसने, क्यू, ये वाला क्यू रख दिया। ठीक है, क्यूरी स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच चलाया उसके बाद, और डॉक से इसे डाटा मिल रहा है। अब मैं इसे चला कर देखता हूँ। ठीक है, गेट डाटा पर क्लिक किया तो ये एक डाटा ला कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि टू डू अमीन वहीं पर है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अमीन लिखने के बजाय मैं डाटा डायनेमिकली लेता हूँ। डायनेमिकली डाटा कैसे? यहाँ पर जैसे हम डाटा सेट करवा रहे थे, गेट डाटा और रीड डाटा, ऊपर हम यहाँ पर इनपुट के ज़रिए डाटा सेट। ठीक है, तो यहाँ पर रैव दिया हुआ हमने टू डू डाटा, तो इस टू डू डाटा को यहाँ पर मंगवाते हैं कॉन्स्ट टू डू डाटा इक्वल टू डू डाटा डॉट करंट डॉट वैल्यू। इस तरीके से हमें हमारा जो इनपुट की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या नेम रखा था, टेक्निकल अमीन। अब मैं कोशिश करता हूँ टेक्निकल अमीन जो है, टेक्निकल अमीन कैपिटल में। ठीक है, अब गेट डेक करूँगा तो ये मुझे ये वाला जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये ला के दे रहा है। आईडी देख लें, आईडी सेम है, एंड में 735, इसके एंड में 735। ठीक है, अगर मैं कुछ और मंगवाता हूँ तो ये मुझे कुछ नहीं ला कर देगा। क्यों? क्योंकि डाटा मैच नहीं हुआ। अच्छा, अगर कोई डाटा नहीं मिल रहा है तो कैसे पता चले? उसके लिए हम एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। उसके अंदर हम लिखते हैं क्यूरी स्नैपशॉट डॉक चेंजेस। पहले हम एक काम करते हैं, क्यूरी स्नैपशॉट को प्रिंट करवा कर देखते हैं इसमें मिल रहा क्या है। ठीक है, पहले हम सही डाटा मंगवाते हैं। हमारा डाटा आ गया, ये हमारा क्यूरी स्नैपशॉट आ गया। अब इस क्यूरी स्नैपशॉट के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। और अगर हम, ठीक है, अब ये हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला जो डॉग से अगर हमारा डाटा नहीं मिले तो ये डॉग्स का एरे क्या होगा, 0, और अगर डाटा मिल जाए तो ये डॉग्स का एरे क्या होगा, 1 हो जाएगा। जब हमें यहाँ पर डाटा मिला तो ये 1 नहीं होगा, मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट के लेंथ होंगे वो यहाँ पर आएंगे, और अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो एरे 0 रहेगा। तो हम यहाँ पर अब कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ क्यूरी स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट लेंथ, ठीक है, इस ट्रिपल इक्वल टू 0, तो अब लॉक कर दो नो डाटा फाउंड। ठीक है, और उसके अलावा एल्स के अंदर हम ये रख देंगे डाटा मिले तो ये ऑटोमेटिक चल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। अब कुछ लिख के हम मंगवाते हैं तो ये कह रहा है नो डाटा फाउंड। अगर हम सही चीज़ लिख के मंगवाते हैं, टेक्निकल AMEEN, अब ये अगर मैच होता है किसी डाटा से तो हमें डाटा ला के दे रहा है। ठीक है, क्योंकि वो ये वाले डाटा से मैच हो रहा है। इसके अलावा हमने क्या लिखा था अपने डाटाबेस के अंदर, अमीन, गेट डाटा लिखा, डाटा मिल रहा है, हमें डाटा ला के दे रहा है। इसी तरह आप इस डाटा को यहाँ पर प्रिंट भी करवा सकते हैं। कैसे? सेम ये वाला दोनों मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहले डॉक एरे के अंदर इसको पुश करवाया और इसमें जाकर सेट करवा दिया और इसको ऑन कर देते हैं। अब ये हमारा डाटा प्रिंट कर देगा। गेट डाटा लिखा, ठीक है, ये हमारा डाटा ला के दे रहा है। अब टेक्निकल अमीन डेटाबेस में जहाँ जहाँ लिखा हुआ है हमें डाटा ला के दे रहा है। ठीक है, ये इस तरह हमें डाटा ला के दे रहा है।
ये अमीन क्यों लाके दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने डाटा के अंदर माई नेम को प्रिंट करवाया हुआ है। अब इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, माई नेम, टू डू और आईडी। अब मैं चाह रहा हूँ कि आईडी मुझे पता चले, जो मैंने लिखा है उस जो डॉक्यूमेंट मिल रहा है उसकी आईडी क्या है, तो उसकी आईडी है, इस तरीके से मुझे पता चल रहा है क्योंकि वो मुझे पूरा डाटा ला कर दे रहा है। ये एक तरीके से हमारी क्यूरी चल रही है कि जहाँ पर ये मैच हो, ये टू डू के अंदर, ये हमारा टू डू कलेक्शन है और ये हमारा टू डू डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो ये आता है इस सारे डॉक्यूमेंट के अंदर चेक करता है, जहाँ जहाँ कंडीशन मैच होती है, जहाँ जहाँ वो चीज़ उसको मिलती है जो हमें चाहिए, जो हमने यहाँ पर इसे प्रोवाइड किया हुआ है, जो मंगवाना चाहते हैं वो चीज़ मैच होती है उससे, की और वैल्यू मैच होती है, वो जितना जहाँ जहाँ मैच होती है वो सारा हमें डॉक्यूमेंट ला के दे देता है। तो ये क्यूरी इस तरह चलती है। अब इस क्यूरी को आप एक और तरीके से चला सकते हैं, मतलब ऑन चेंज के अंदर। ऑन चेंज के अंदर ये कैसे चलेगा, अभी हमारा ये ऑन क्लिक के ऊपर चल रहा है ना, तो हम इसे क्या करते हैं, ऑन चेंज के ऊपर ये जो हैंडल डाटा है इसको कॉल करवाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये होता क्या है। ठीक है, इस वाले इनपुट को बाहर रखते हैं और इसे फ़िलहाल के लिए अभी कमेंट कर देते हैं। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट किया। ठीक है, ये हमारा, ये वहाँ पर देखिएगा नो डाटा फाउंड, नो डाटा फाउंड, नो डाटा फाउंड। जैसे ही डाटा मिलेगा तो ये फ़ौरन से कहेगा डाटा फाउंड, डाटा फाउंड, ये आ गया हमारा सर्च के अंदर। तो इस तरीके से हम ऑन चेंज के अंदर जब हैंडल डाटा को चला रहे हैं तो हमारा सर्च के अंदर ये ला के दे रहा है। अभी मैं लिखता हूँ AMEEN, अभी ये कह रहा है नो डाटा फाउंड। अभी मैं स्मॉल में AMEEN लिखूँगा, ये मैच हो जाएगा, ये हमारे ला के दे रहा है डाटा। यहाँ पर देखिएगा ये चीज़ भी चेंज हो रही है, ID। अब मैं अगर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, अभी मैं लिखता हूँ MUHAMMADAMEEN, डाटा मिला नहीं मिला, मुझे यहाँ से देखना होगा कि मैंने क्या क्या डाटा पास करवाया। अमीन जाहिद, मैं अमीन जाहिद लिखता हूँ। अभी ये आईडी को देखिएगा, आईडी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, चेंज हो गई, क्योंकि ऐसे जैसे ही डाटा मिला तो इसे पता चल गया ऑन चेंज पे ये फंक्शन चल रहा है ना। ये फंक्शन जब ऑन चेंज पे चल रहा है तो ये वाला एक एक वैल्यू जब इसके अंदर चेंज हो रही है तो तब ये फंक्शन रन हो रहा है, और जब ये फंक्शन रन हो रहा है तो उसे समझ में आ रहा है कि यहाँ इसको ये इससे मैच करवा रहा है, जो हम डाटा इसको दे रहे हैं वो उसको मैच करवा रहा है टू डू के अंदर, पूरा अंदर ये चला रहा है और ये चेक कर रहा है टू डू के अंदर कहाँ पर ये डाटा मैच हो रहा है। जहाँ जहाँ मैच हो रहा है वो क्या कर रहा है, ये आईडी ला कर दे रहा है। अब मैं यहाँ पर ऐसा अंदर जाकर क्या करता हूँ, डाटा ऐड करता हूँ, ऐड डॉक्यूमेंट, ऑटो आईडी रखता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ टू डू। ठीक है, और यहाँ पर रखता हूँ मैं क्या रखूँ, यहाँ पर वैल्यू रख लेता हूँ ABCD। सही है, ये हमारा आईडी बन गई और ये टू डू और ये ABCD। अब मैं यहाँ पर ABCD लिखूँगा ना तो मुझे डाटा मिला के दे देगा। ठीक है, अब ये नो डाटा फाउंड कह रहा है, क्यों कह रहा है, टू डू, इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये अभी भी मुझे नो डाटा फाउंड कर रहा है, TODO। हम क्या कर रहे हैं, टू डू इज़ डबल इक्वल टू डाटा। अच्छा, एक गलती मुझसे यहाँ पे ये हुई है कि मैंने यहाँ पे डबल स्ट्रिंग लिख दिया। अब मुझे स्ट्रिंग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज ए स्ट्रिंग ही कंसीडर होता है। ठीक है, मैंने ये अब ये सिंगल स्ट्रिंग हो गया। अब मैं यहाँ पर ABCD लिखूँगा, सही है, ABCD। अभी मुझे डाटा ला कर दे देता है। ठीक है, जितने बार आप गेट डॉक करेंगे उतने बार ये डाटा ला कर देगा। और ये आईडी प्रिंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आईडी इसके अंदर है ही नहीं। यहाँ पर आईडी है, आईडी कैसे ला कर देगा जब हमने इसके अंदर आईडी ही नहीं रखा। अगर मैं इसके अंदर अभी एक फील्ड ऐड कर देता हूँ आईडी के नाम से और यहाँ पर लिख देता हूँ ABCD, कुछ भी लिख देता हूँ, अब ये मुझे आईडी ला कर देगा। इसको रिफ़्रेश किया, अब मैं ABCD लिखता हूँ तो ये मुझे आईडी ला कर दे रहा है। कौन सी आईडी ला कर दे रहा है, ये वाली आईडी जो मैंने अभी ऐड की है। तो आप डायनेमिकली डाटा ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर जैसे जैसे आपको गेट करना है आप वेयर की क्वेरी लगाकर
और भी जो इसके अंदर क्यूरीज बता रहा है, ऑर्डर एंड लिमिट डाटा, ये वैसे उतना काम नहीं आता। आपको कोई डाटा लिमिट करना है, मतलब आप 50, अगर यहाँ पर मेरे पास 50 आईडीज़ हैं और 50 आईडी को मुझे शो नहीं करवाना है, मुझे 10 करवाना है, तो मैं उसको ऑर्डर एंड लिमिट डाटा के अंदर जाकर आप देख सकते हैं किस तरह जो मेन चीज़ थी ना, वो हमें सर्च पर जो डाटा दिखाना होता है इस तरीके से हम दिखाते हैं परफॉर्म सिंपल एंड कंपाउंड क्यूरी के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, वो आप बारी बारी देख सकते हैं। ग्रेटर दैन, कब आपको लेस दैन लगाना है, कब नॉट इक्वल टू लगाना है, वो सब आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके अंदर अब कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जब आपको ये समझ आ गया कि ये चीज़ कैसे चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता है कि यार डाटा नहीं मिल रहा है तो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको ये करना है, क्यूरी स्नैपशॉट के अंदर जो डॉग्स है ना, वो आप उसकी लेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है एरे की, उस एरे के अंदर आपको डाटा मिल रहा होता है। जैसे ये डॉग्स है क्यूरी स्नैपशॉट के अंदर, तो वैसे ही ये डॉग्स है, डॉग्स डॉट लेंथ अगर ट्रिपल इक्वल टू 0 हो तो कंसोल डॉट लॉग नो डाटा फाउंड, या फिर आपको जो भी अपना मैसेज प्रिंट करवाना है वेब के ऊपर वो करवा देंगे। अगर मैं ये ऐसे करके यहाँ पर लिख दूँ और यहाँ पर मैं सेट करवा दूँ कि नो डाटा फाउंड किसी स्टेट के अंदर, और यहाँ पे पास कर दूँ और लिख दूँ कि अगर इफ़ स्टेट इज़ इक्वल टू नो डाटा फाउंड, तो ये प्रिंट हो जाए नो डाटा फाउंड। और अगर स्टेट उसके अलावा एल्स के अंदर मैं ये प्रिंट करवा दूँ, आप कंडीशनली कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये सेट स्टेट इसके अंदर ट्रू करके फॉल्स करके जो भी कंडीशनली वहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये थी हमारी फायरबेस की क्लास, जिसके अंदर मैंने फायरबेस के ऐड डाटा, रीड डाटा, गेट डाटा, ऑथेंटिकेशन और आपको सर्चिंग वगैरह के अंदर जो क्यूरी चलानी होती है वो कैसे चलानी है उसको कंप्लीट डिटेल में बताया है। मुझे भी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हुई, मतलब मैं भी कुछ चीज़ें भूल रहा था, तो वो मैंने दोबारा से ट्राई किया तो मुझसे हो गई। तो प्रोग्रामिंग इसी का नाम है, मतलब कुछ चीज़ें इंसान भूल जाता है तो वो दोबारा से पढ़कर देख सकता है। कोई इसमें रट्टे मारने वाली चीज़ नहीं है, कोई आप इम्तहान में नहीं बैठे हुए, अपने मर्ज़ी से आप देख के काम कर सकते हैं। लेकिन आपको देख के चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये चलेगी किस तरह, जब ये चल रही है तो किस तरह चल रही है। अब जैसे यहाँ पर हमने ये कंपाउंड क्यूरी चलाई, ये वाली क्यूरी, तो अब ये चल रही किस तरह है ये आपको समझ में आना चाहिए। डाटा लिखा है, एक वो बनाया है, इसके अंदर हमें तो ये तो हम डाटा गेट कर रहे हैं ना। अब ये असल जो चीज़ चल रही है यहाँ से चल रही है, फायरबेस की जो चीज़ चल रही है। सिटीज़ रेफ के नाम से आप नाम चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर डीबी है, डीबी के अंदर डीबी के बाद उसने बताया है कि टू डू नाम से एक कलेक्शन होगा। उसके बाद ये क्यू के नाम से एक वेरिएबल है। उसके बाद क्यूरी जो है वो फायरबेस हमें प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से आ रहा है ये क्यूरी, ठीक है। ये क्यूरी फायर स्टोर से आ रही है, और ये सिटीज़ रेफ है कॉमा वेयर की क्यूरी है, ये भी फायर स्टोर से आ रही है, ये रहा वेयर, ठीक है। और ये सिटीज़ रेफ जो है ये ऊपर वेरिएबल बना हुआ है। उसके बाद टू डू जो है, ये टू डू जो है ये हमारे की का नाम है। यहाँ पे ये कलेक्शन का नाम नहीं है, ये की का नाम है, ये वाले की का नाम जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर है। इस डबल इक्वल टू डाटा, टू डू इज डबल इक्वल टू डाटा। अब ये डाटा कहाँ से आ रहा है, ये हमारे यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये हम यहाँ पर जो भी लिखते जा रहे हैं वो हमारा डाटा बनते जा रहा है, और डाटा एक वेरिएबल में सेव हुआ है, और उस वेरिएबल में जो हमारी वैल्यू सेव हो रही है वो टू डू डाटा डॉट करंट डॉट वैल्यू, मतलब यूज़ रेफ के ज़रिए जो हम वैल्यू सेव करवा रहे हैं गेट करने के लिए वैल्यू यहाँ से, ठीक है। ये डाटा यहाँ से आ रहा है, इसके बराबर हो तो ये कह रहा है कि क्यूरी स्नैपशॉट इक्वल टू अवेट गेट डॉक्यूमेंट को गेट करो, और उसके अंदर क्यू रख दिया, और उसके बाद एक मेथड चला है इफ़ क्यूरी स्नैपशॉट, ये वाले वेरिएबल को कॉल किया। उसके बाद बोला डॉट डॉग डॉट लेंथ इज डबल इक्वल टू 0, तो नो डाटा फाउंड। और एल्स के अंदर ये चला दे क्यूरी स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच, सारा डाटा मंगवा लिया हमने। अगर 0 होगा तो ये कहेगा नो डाटा फाउंड, अगर डाटा मिला तो इस तरीके से हमारा डाटा सेट हो जाएगा, ठीक है। एक बार चीज़ें समझने की, उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। जैसे ये चल रहा है यहाँ पर डाटा, जैसे ही मिला इसने यहाँ पर मेरी आईडी प्रिंट कर दी। मैं इसे अभी रिफ़्रेश करूँगा ना तो ये कुछ नहीं आ रहा। जैसे ही इसको आईडी मिलेगी यहाँ पर प्रिंट कर देगा। इस तरीके से आप सर्च के अंदर भी डाटा ला सकते हैं। आप कुछ सर्च बार जैसा बनाना चाहते हैं कि आप लिखते जाएं और वो सर्च का ऑप्शन आते जाए और उसके अंदर आपका डाटा नज़र आते जाए। तो इसी तरह अभी एक चीज़ मैच हो रही है तो एक नज़र आ रही है। अगर 10 चीज़ें इस तरीके से मैच होंगी, जो यहाँ पर इनपुट है या जो भी है वो उससे मैच होगी, तो 10 चीज़ें आपको नज़र आएंगी लाइन बाय लाइन। जैसे हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करवाया हुआ है डाटा स्टेट डॉट मैप, और इसके बाद एक कंपोनेंट कॉल करवाया हुआ है, उसके अंदर एक ये रखा हुआ है। इस तरीके से आप
सारा काम वीडियो के पीछे जाकर भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो आज की वीडियो इतना ही थी। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। नहीं समझ आए तो वीडियोस को पॉज रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।